नाजरीन, आज रेडियो पीर पंचाल के स्टूडियो में हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान जो है वो तशरीफ़ फरमा हुए हैं, जिनका तारुफ मैं आपको करवाता चलूँ। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर NOHP डॉक्टर पुनीत कार साहब, जो कि पेशे से एक डेंटल सर्जन हैं। तो दांतों के बारे में हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, दांतों को लगने वाली बीमारियों के बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त रेडियो पीर पंचाल को दिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, अगर हम इंसान की सेहत की बात करें तो हर आदमी जो है हेल्थ को लेकर फिक्रमंद ज़रूर रहता है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा है हमारी जिस्म का, और चाहे हम जो है वो खाने का या चबाने का या हंसने की अगर हम बात करें तो उसमें दांतों का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो दांतों को लेकर लोग इतना संजीदा नहीं रहते, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आपने मेरे दिल की बात छीन ली कि जैसे कि हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, और ये यही है कि जैसे लोग खांसी, जुकाम, बुखार या कोई हड्डियों में दर्द होता है तो उसको जितनी इंपॉर्टेंस देते हैं उतनी इंपॉर्टेंस वो लोग अपने दांतों की बीमारियों को नहीं देते। जबकि जो दांत हैं, जो हमारा मुंह है, एक गेटवे है हमारी बॉडी का। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं, जो भी हमारे फेस की ब्यूटी है, वो हमारे दांतों से ही है। तो उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसके लिए वो तब डॉक्टर के पास जाते हैं जबकि बहुत देर हो चुकी होती है। तो हम यही कहते हैं कि जो दांत हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंस हैं, उसको भी उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए जितने कि हम बाकी बॉडी पार्ट्स को देते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही कि उतनी ही तवज्जो हमें देनी चाहिए, लेकिन अब हम लौट के आते हैं डिजीज़ की तरफ। तो अक्सर हमें देखने को ये मिलता है कि गम्स के अंदर जो कई बार जो है वो ब्लीडिंग जो है वो आदमियों को आती रहती है, हालांकि वो ब्रश भी करते हैं, लेकिन इसके क्या रीज़न होते हैं और इसका इलाज क्या है? देखिए, जो गम्स ब्लीडिंग जो होती है उसको हम नॉर्मल देसी भाषा में कहते हैं, जो लोग कहते हैं इसको पायरिया कहते हैं। तो हम अपनी इसको लैंग्वेज में जिंजिवाइटिस या पेरोडोंटाइटिस कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि गम्स की स्वेलिंग होना। अब गम्स की स्वेलिंग किस वजह से होती है, उसके अलग अलग रीजंस हैं। इम्प्रॉपर ब्रशिंग की वजह से, प्लैग या कैलकुलस, प्लैग या कैलकुलस हो गया, जो गंदगी सॉफ्ट होती है तो उसको हम प्लैग कहते हैं, वही जब हार्ड हो जाती है उसको कैलकुलस कहा जाता है। वो जब हमारे मसूड़ों में के अंदर आ जाती है तो उसमें जो होता है, जो मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारे गम्स का कलर होता है नॉर्मल, वो पिंक होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब उसमें कोई डिजीज लगता है, उसमें स्वेलिंग होती है तो उसका कलर जो होता है वो रेड हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि किसी भी चीज में जब स्वेलिंग होती है तो उसमें से ब्लीडिंग होती है। तो जैसे ही टच करते हैं, हम कुछ खाते हैं तो उसमें से ब्लीडिंग होती है। तो उसका रीजन ये रहा। तो अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट ये है कि हमें प्रॉपरली ब्रशिंग करनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप तो ये है जो हम खुद कर सकते हैं। उसके बाद हमें माउथ वॉश का यूज करना चाहिए। अगर माउथ वॉश नहीं है तो पानी कोसा लेके उसमें नमक डाल के उससे कुल्ला करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो मतलब हम खुद नहीं कर सकते वो ये है कि डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। और अगर ब्रशिंग से या और किसी तरीके से हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये दूर नहीं हो रही तो हमें एक डेंटिस्ट को दिखा के स्केलिंग करानी चाहिए। तो स्केलिंग करा के उसको अगर हम प्लैग और कैलकुलस को निकाल देंगे, हमारा जो स्वेलिंग है, जिंजिवाइटिस है, पेरोडोंटाइटिस है, वो उसमें थोड़ा सुधार होगा और ब्लीडिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि अक्सर लोगों के मुंह से बदबू का आना, जी, बैड स्मेल की अगर हम बात करें तो उसके रीजंस क्या रहते हैं सर? देखिए, ये दोनों जो चीज़ें हैं, जैसे आपने बताया कि ब्लीडिंग होना और ये मुंह से स्मेल आना, तो ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं एक दूसरे के। तो इसमें भी यही होता है कि जिसको हम अपनी लैंग्वेज में हेलोटोसिस कहते हैं, उसमें ये होता है कि उसके कुछ लोकल काजेज होते हैं, कुछ सिस्टमिक काजेज होते हैं। लोकल काजेज यही होते हैं जैसे जिसमें हम प्लैग और कैलकुलस का डिपॉजिट होना, तो उससे एक तो ये स्मेल आती है। दूसरा, इम्प्रॉपर ब्रशिंग ना करना, उससे एक स्मेल आती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि सिस्टमिक काजेज में अगर आपको कोई गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, आपके कोई इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपको कोई लीवर की प्रॉब्लम है, तो ये भी वजहें बनती हैं मुंह से स्मेल आने की। तो इसमें यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रॉपरली 2 टाइम अपने ब्रशिंग करें। एक तो मॉर्निंग में बिफोर ब्रेकफास्ट एंड रात को आफ्टर डिनर ब्रशिंग प्रॉपरली करें। इस आदत को हम
खुद को भी अपनाएं और अपने बच्चों को भी ये आदत डालें, ताकि कहते हैं कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, कि अगर एक बीमारी को एक बड़ा रूप लेने से पहले ही अगर हम उसे रोक लें तो वो बड़ी बीमारी का रूप नहीं लेती है। तो 2 टाइम ब्रशिंग की जाए तो इससे जो है काफी हद तक हमारी जो हेलिटोसिस की प्रॉब्लम है, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, वो भी दूर हो। और अगर सिस्टमिक कॉजेज कोई हैं तो हमें उसका इलाज कराना चाहिए। गैस्ट्राइटिस है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो वो सिस्टमिक कोई डिजीज है, उसकी अगर हम ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो भी, उसकी जो हेलिटोसिस है वो भी दूर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने ब्रश की बात की तो इसमें अक्सर लोगों के जहन में 2 चीज़ें रहती हैं कि किस किस्म का ब्रश जो है वो यूज़ किया जाए, सॉफ्ट या हार्ड। तो इसमें आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, डिपेंड करता है कि क्या कैसे उनकी मतलब स्ट्रक्चर, हर एक की बॉडी के लिए हर एक अलग चीज़ सूट करती है। तो आपने कई एड्स देखे होंगे टीवी में, मुझे भी बड़ी हंसी आती है वो चीज़ें देखते हुए कि भाई कोई इसकी 24 घंटे की सुरक्षा है, इसमें कोल है, इसमें नीम है, इसमें नमक है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि आप कुछ भी यूज़ कीजिए, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। नॉर्मली मैं यही सजेस्ट करूँगा, एक सॉफ्ट ब्रश यूज़ कीजिए। जहां तक बात रही पेस्ट की या किससे साफ करना है, तो कोई भी एक अच्छी कंपनी का अगर आप पेस्ट यूज करेंगे तो वो मैटर नहीं करता कि कौन सा पेस्ट आप यूज कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप किस टेक्निक से कर रहे हैं। सो प्रॉपर टेक्निक इज मोर इम्पोर्टेंट देन द यूज ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल जो है बच्चों के मुतल्लिक करना मेरे ख्याल से वो जायज़ रहेगा, क्यों हम अक्सर देखते हैं कि छोटी उम्र में बच्चे जो होते हैं, मतलब 7-8 साल या 10 साल के एज के, उनके दांत जो है वो अपनी जुबान में हम बोलते हैं कि कीड़ा लग जाता है, बिल्कुल बिल्कुल खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। और कई बार ये माना जाता है कि चॉकलेट वगैरह या मीठा खाने से होता है, और असल वजह क्या रहती है? जी बिल्कुल, देखिए दांतों को खराब करने में, देखिए हम बचपन से शुरू करते हैं। एक तो जो फीड लेते हैं बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे, उनमें जो वजह रहती है, उनमें ये वजह रहती है कि बच्चे दूध पीते हुए, बॉटल से दूध पीते हैं आजकल, तो वो बॉटल लगा के ही सो जाते हैं बच्चे। तो क्या रहता है कि वो जो दूध होता है उनके मुंह में ही रहता है, तो वो जो है उससे उनके दांत खराब होते हैं। तो उसमें ये होता है कि इसको कहा जाता है नर्सिंग बॉटल कैरीज। और अगर यही सारे दांतों में फैल जाए बच्चों में तो उसको रैम्पेंट कैरीज का नाम दिया जाता है। तो बच्चों की एज में तो ये दूध का रीजन हो गया। थोड़े थोड़े बच्चे जब ग्रो होने लगते हैं तो उसमें जो रीजन आता है, जैसे आपने देखा है कि मार्केट में आजकल बहुत सारी चीजें आ गई हैं, चॉकलेट्स हैं, चिप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक हैं, ये सारी चीजें हैं जिन्होंने मतलब कि हमारे बच्चे इसके बगैर रहते नहीं हैं, और हम भी बड़े प्यार से उनको ये चीजें परोसते हैं, और हमें ये नहीं मालूम कि हम उनके साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके दांतों के साथ कितना, उनके दांतों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जिनसे उनके दांत जो हैं खराब हो रहे हैं। तो देखिए, जैसे ही दो बार मैं आपको बताता चलूं कि 2 बार दांत आते हैं किसी की भी लाइफ में। एक जो होता है इसे मिल्क टीथ कहते हैं या डेसिडुअस टीथ, दूसरा होता है परमानेंट टीथ। तो उसके बाद में किसी का कोई भी दांत आने का कोई गुंजाइश नहीं होती, ठीक है ना। तो डेंटल का अगर दूध वाले दांतों को कैरीज लग जाएगी तो एक बार वो रिप्लेस होते हैं। अगर परमानेंट दांत खराब हो गए तो वो रिप्लेस नहीं होते। तो इसलिए बच्चों को हमें इन चीज़ों से दूर, जिसे हम अपनी भाषा में स्टिकी फूड कहते हैं, जो जाके दांतों से चिपक जाते हैं और वहाँ पे डेंटल कैरीज का रूप लेके उस दांत को बिल्कुल ही खोखला कर देते हैं। तो ये बहुत ही इशू है आजकल की उसमें। तो हमें इस चीज़ को भी लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि भाई डाइट क्या हमें बच्चों को देनी है, मतलब चॉकलेट और इससे दूर रहना चाहिए। और एक चीज़ अगर आप करके देखें, मैं एक आपको एक्सपेरिमेंट का छोटी सी चीज़ है, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लीजिए, बच्चे का कोई दूध का दांत अगर कोई गिरता है या आप निकलवाते हैं, वो उसको डाल के उसमें देख लीजिए, तो आप खुद देखेंगे उस दांत का क्या हाल होगा। तो आप खुद सोचिएगा हम कितनी कोल्ड ड्रिंक बच्चों को देते हैं तो उनके दांतों का क्या हाल होता है। इससे अच्छा अगर हम उनको मोटिवेट करें कि वो फ्रूट्स खाएं, उनकी हेल्थ भी बनेगी, उनके दांतों पे कोई भी नुकसान नहीं होगा, वो फ्रेश जूस पिएं और हेल्दी डाइट खाएं, तो उनकी जो सेहत है वो भी ठीक रहेगी और उनके दांतों की सेहत है वो भी ठीक रहेगी। तो डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है कि अच्छे खासे आम आदमी के दांत होते हैं, लेकिन कुछ अरसा के बाद ना वो पीलापन उनमें आना शुरू हो जाता है, तो उसके रीजंस क्या रहते हैं? देखिए, पीलापन जैसे आप कह रहे हैं कि काफ़ी सारे रीजंस होते हैं पीलापन आने के। जैसे कि कोई लोग काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, कई लोग स्मोकिंग करते हैं,
कई लोग कुछ काफ़ी देर के लिए कोई मेडिसिन खाते हैं, जैसे कि हम आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं, उससे भी स्टेन्स आते हैं दांतों में। तो ये बेसिकली लोकल कॉजेज होते हैं। उसकी वजह से कई बार फ्लोरोसिस की वजह से भी दांतों में पीलापन आ जाता है कि फ्लोराइड की मात्रा आपके पानी में, आपके एरिया में ज़्यादा हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनमें स्टेन्स आने लगते हैं, फ्लोराइड स्टेन्स कहते हैं उनको, तो वैसे आने लगते हैं। तो बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ एक्सेस यूज ऑफ कॉफ़ी, स्मोकिंग, और जो लोग कहीं गुटखा वगैरह ये खाते हैं, इससे भी होता है, और कुछ यूज ऑफ मेडिसिन हैं, इससे भी होता है। तो डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि जब अक्सर जो है पेशेंट को दांत का दर्द होता है, तो उसके बाद वो डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर उसे सलाह देते हैं, कई बार दांत उसका निकालना पड़ता है, और दांत ना निकालना पड़े, दर्द जिस दांत को है, तो उसको बचाया कैसे जा सकता है, और ये आरसीटी होती क्या है? जी देखिए, आपने तो सवाल के बाद जवाब भी दे दिया कि होता ऐसा है कि कोई भी चीज़ है उसको, आजकल जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि आपने देखा है कि फिजिशियन होता है, एक सर्जन होता है, एक बच्चों का डॉक्टर जिसे पीडियाट्रिशियन कहते हैं, फिर हड्डियों के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिशियन कहते हैं। तो वैसे ही हमारे में भी 12 से 13 ब्रांचेस हैं। ये लोगों को मालूम नहीं है, तो मैं बताता चलूँ कि हमें भी एक फिजिशियन होता है जिसे हम ओरल मेडिसिन का नाम देते हैं। उसका काम यह है कि डिजीज को डायग्नोज करना, प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हमारे पास बच्चों का अलग से पीडियोडोंटिस्ट होता है, ठीक है। सर्जरी करने के लिए ओरल सर्जन होता है, दांतों को सीधा करने के लिए ऑर्थोडोंटिस्ट होता है, ठीक है। कम्युनिटी डेंटिस्ट्री का एक अलग, जो कम्युनिटी में जाके मैसेज फैलाता है, वो एक अलग डॉक्टर होता है। रूट कनाल करने के लिए जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है, उसको एंडोडोंटिस्ट कहा जाता है। तो ये चीजें लोगों को नहीं मालूम। वो सोचते हैं कि भाई एक डॉक्टर है, दांतों का 32 दांत हैं, 32 दांतों का इलाज करना है, तो 32 दांतों के साथ साथ हम ये सारी जो हड्डियां हैं इसका इलाज करते हैं। जो एक डेंटल सर्जन है वो एक एनेस्थेटिस्ट भी है, जो डेंटल सर्जन है वो एक हड्डियों का डॉक्टर भी है, जो डेंटल सर्जन है एक इंजीनियर का काम भी करता है, और जो डेंटल सर्जन है एक मिस्त्री का काम भी करता है, जिससे वो दांत बनाता है पेशेंट का। पूरा एक प्रोस्टोडोंटिस्ट का काम होता है, वो भी एक ये काम है। तो ये कितने काम एक अकेला आदमी करता है। आप देखिए, बाकी फील्ड में एनेस्थीसिया का अलग डॉक्टर होता है, हमारे को अगर दांत निकालना है, हमें एनेस्थीसिया खुद देना है। सर्जरी करनी है तो हम सर्जन बन जाते हैं, तब दांत रिप्लेस करना है तो हम एक मिस्त्री बन जाते हैं उस टाइम। तो आप जैसे बात कर रहे थे कि क्या इलाज हो सकता है, तो बड़े ही एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं अभी। तो अगर तो हम पहली तो हमारी यही कोशिश होती है कि कैसा भी दांत हो, अगर रूट भी बची हो तो भी हम कोशिश करते हैं कि उस दांत को बचाने की। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही रहता है कि उस दांत का एक एक्सरे किया जाता है। एक्सरे से भी एडवांस टेक्निक आ गई है, आरवीजी होता है, रेडियो विजियोग्राफी। तो उसमें 1 सेकंड के अंदर आपके लैपटॉप के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर उसकी इमेज आ जाती है। तो हम उसको डिफरेंट एंगल से देख के, उसकी रूट की स्ट्रेंथ को देख के, उसकी रूट की क्या उसमें कितना खराबी हुई है, उस सब चीज़ों को देख के फिर हम जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उसका आंसर आपने पहले ही मुझे दे दिया कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में ये होता है कि भाई जो रूट होती है उसके अंदर एक नर्व होती है जिससे सारी सेंसेशन होती है दांतों की, जो मतलब एक समझो कि पावर हाउस होता है उसको हम कट कर देते हैं। उसके अंदर उसकी जो नर्व है जो सारी सेंसेशन कैरी कर रही है, पेन की सेंसेशन होगी, ठंडे की, गर्म की, उसको निकाल देंगे। दांत आपका डेड हो जाएगा और वो रहेगा वहीं पे। और दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। उसके बाद उसको अच्छे से बिल्ड करके, कितना भी टूटा हो उसको बिल्ड करके हम उसके ऊपर कैपिंग करते हैं। तो इट इज एज गुड एज योर नेचुरल टीथ। बट एक और ऐड करूं बात कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर योर परमानेंट नेचुरल टीथ, बट दिस इज द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फॉर दिस। तो डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दांत जो हैं बाय बर्थ जो है वो टेढ़े मेढ़े हम जिन्हें कहते हैं वो होते हैं। तो एक एज लिमिट तक उनको लाइनमेंट किया जा सकता है, या फिर किसी भी एज में जो है उनकी लाइनमेंट जो है वो बन सकती है? देखिए, जो ये ट्रीटमेंट होता है इसको कहते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। तो इसमें वायरिंग करके ये रिमूवेबल अप्लायंसेस लगते हैं, किसी को फिक्स अप्लायंसेस लगते हैं। तो इसमें भी अभी एडवांसमेंट आ गई है। दांत के कलर की आप लगा सकते हैं, कॉस्मेटिक ब्रेसेस लगते हैं। तो उसमें ये होता है कि 12 साल की उम्र से स्टार्ट होता है, और अपर एज लिमिट मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। अगर वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के दांतों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं और 60 साल की उम्र में वो हिलना भी शुरू हो गए हैं और वो कहे कि ट्रीटमेंट, बोन की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, दांतों को हम मूव करते हैं, ठीक है, गाइडेड मूवमेंट्स होती हैं वो हम करते हैं उसकी, और उससे उसके दांत जो हैं बिल्कुल प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने 60 साल का जिक्र किया कि
इतना लंबा अरसा नहीं होना चाहिए अगर किसी को ये ट्रीटमेंट अगर करवाना है तो इट इज जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो एक चीज इससे एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है सर कि कुछ लोग हमारे बुजुर्ग हैं, उनके दांत गिर चुके हैं या उन्होंने निकलवा दिए हैं जी। अगर वो जो दांत जो है वो फिर से वो लगवाना चाहें तो उनके मतलब वो क्या लगवा सकते हैं? उनको अगर 5-7 साल या 8 साल हो गए उनके दांत नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी है? अब जी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। हर चीज के लिए हमें उसका चेकअप करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटीज उसमें 3 होती हैं जो दांत लगाने की। एक को कहते हैं हम रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, RPD। जैसे आपने देखा होगा लोग वो प्लेट वाले दांत इस्तेमाल करते आए हैं। तो उसके बाद आ गया FPD मीन्स के फिक्स पार्शियल डेंचर, जो हम ब्रिजेस लगाते हैं कैप्स के साथ, उसकी सपोर्ट लेके साथ वाले दांतों की, तो वो एक ब्रिज लग गया। और इसके बाद जो और भी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसे कहते हैं इम्प्लांट। तो एक इम्प्लांट किया जाता है बोन के अंदर, उसके ऊपर दांत लगाया जाता है। तो वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, पेशेंट की विश के ऊपर कि क्या वो क्या लगाना चाहता है, तो सारी चीजें पॉसिबल है डिपेंडिंग अपॉन उसकी जो क्या उसमें पेशेंट को देख के उसके एक्सरे करके क्या हो सकता है, तो वो हम बेस्ट पॉसिबल उसको बताएंगे। जैसा वो करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा इससे हटके रहेगा, ओरल हेल्थ वीक का चर्चा जो है वो चल रहा है, तो इसके बारे में जरा हमारे जो नाजरीन हैं इनको आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए हर साल हम ओरल हेल्थ वीक सेलिब्रेट करते हैं। ओरल हेल्थ वीक 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक चलेगा, हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पूरी यूटी में, हमारे पूरे देश में। तो इसमें जो है डिफरेंट एक्टिविटीज की जाती है नॉर्मल से हट के, ठीक है। हम उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, उन लोगों के तक इस डेंटल की ट्रीटमेंट को पहुंचाना चाहते हैं जो इससे महरूम रहते हैं। हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो इस ट्रीटमेंट को एफर्ट नहीं कर सकते। हम उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, इतनी अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि भाई जो आप टबैको यूज करते हो, सिगरेट स्मोकिंग करते हो, वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि कितना खराब है ये चीजें आपकी सेहत के लिए, आपकी डेंटल हेल्थ के लिए। ये सारी चीजें पहुंचाएंगे हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस पूरे हेल्थ वीक में। तो मैं चाहूंगा कि इस जो हमारा एक वीक है, हम जो भी प्रोग्राम करें, हम पब्लिक से ये चाहेंगे कि वो हमारा ताउन करें। तो इसमें हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज रहेंगी। हम कहीं डिबेट्स करवाएंगे, कहीं पे फ्री हेल्थ चेकअप करेंगे, कहीं फ्री डेंटल ट्रीटमेंट होगा, कहीं रैलीज निकलेंगी, कहीं हम अनाथ आश्रम में जाएंगे, वहाँ उन बच्चों की ट्रीटमेंट उनको फ्री देंगे, उनको हेल्थ किट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया होता है। तो हम भी अपने डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से मनाते आए हैं और आगे भी इसको अच्छे से मनाते रहेंगे। तो हम भी दुआ करेंगे कि डॉक्टर साहब आपका ये प्रोग्राम जो है वो कामयाब रहे। और डॉक्टर पुनीत कार साहब, आप अपना बहुत कीमती वक्त निकालकर रेडियो पीर पंजाल के स्टूडियो में तशरीफ़ लाई, इसके लिए आपका रेडियो पीर पंजाल की जानब से बहुत बहुत शुक्रिया।